लोग का रोड प्रशासन है कि जो ग्रुप डी में सीबीटी 2 किया गया है इसको कैंसिल किया जाए, एनटीपीसी का रिवाइज आंसर दिया जाए। इसका कोई मतलब नहीं बनता कि आप एक ही रोल नंबर को 6 कैटेगरी में क्वालिफाई करा दिए हैं। क्या वो लड़का 6 नौकरी करेगा? नौकरी तो एक ही करेगा ना। 20 गुना बोला गया है और रोल नंबर के हिसाब से बता दिया गया है कि हम दे दिए 3 ही गुना रिजल्ट में लड़कों को संतुष्ट किया जाए। चीटिंग हो रही है। जो वैकेंसी 1 साल में कंप्लीट होनी चाहिए उसको 6 साल लगाते हैं। ये सरकार की क्या नीति है? नमस्कार दोस्तों, 26 जनवरी 2022 जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा था और आज़ादी का अमृत महोत्सव भी साथ ही साथ मना रहा था और वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलियां दी जा रही थी, उसी दिन देश के कोने में छात्रों का एक ऐसा प्रोटेस्ट होता है जो वायलेंट रूप ले लेता है और 26 जनवरी के दिन ही ट्रेनों को बिहार के कुछ क्षेत्रों में पटना और आरा जैसे क्षेत्रों में आई थिंक आग लगा दी जाती है। तो ये प्रोटेस्ट जो होता है स्टूडेंट का प्रोटेस्ट होता है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। रेलवे का जो CBT 1 का रिजल्ट आया होता है और ये प्रोटेस्ट क्यों होता है, आइए इसको आसान शब्दों में समझा जाए, जिससे कि हम अपनी एक ऐसी राय मेंटेन करें जो हमें किसी सरकार का भक्त ना बनाए। आप समझ रहे हैं हमारे पॉइंट को? तो दोस्तों, इस मामले का जिम्मेदार होता है RRB NTPC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, जो एग्ज़ाम कराता है ग्रुप डी के छात्रों का लेवल 1 का। अब जब रेलवे क्या होता है, थोड़ा हम इसके बारे में भी जान लेते हैं, रेलवे की नौकरियों के बारे में। तो दोस्तों, रेलवे की नौकरियां जो होती हैं वो 3 चरणों में अभी तक होती थी। कितने में? पहला CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता था, फिर दूसरा PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता था और तीसरा फिर DV होता था। DV राउंड मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड। तो CBT वाले का, तो PET वाला का जो मार्क्स होते हैं वो ऐड नहीं होते CBT में, जो आप CBT के टेस्ट में पाते हैं। तो डायरेक्ट जो शॉर्ट लिस्टेड होती है कैंडिडेट्स की, वो सीधे DV राउंड के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं और वहीं पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी ले लिया जाता है। फिलहाल यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है क्योंकि ये रेलवे की प्रक्रिया थी, लेकिन अभी थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों, रेलवे में क्या क्या नौकरियाँ आती हैं, ग्रुप डी में कौन कौन सी नौकरियाँ आती हैं? तो ये सारी नॉन टेक्निकल कैटेगरीज की नौकरियाँ होती हैं जिसमें एजुकेशन जो रिक्वायर्ड होता है 10वीं 12वीं पास और ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है। ग्रुप डी में कौन सी नौकरियाँ होती हैं? आप लोग देखते हैं ट्रेन असिस्टेंट हो गया, ट्रैफिक असिस्टेंट हो गया, पॉइंट्समैन हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, स्टेशन मास्टर हो गया और जूनियर क्लर्क हो गया, टाइम कीपर हो गया और आपका गेटमैन हो गया, गुड्स गार्ड हो गया। इन सब की नौकरियां आती हैं ग्रुप डी में। ठीक है, इन सभी के लेवल्स के हिसाब से हम यहाँ पर सैलरीज जो होती हैं वर्कर्स को पेड करी जाती हैं। ठीक है, जो जितने ज़्यादा लेवल का होगा उसको उतनी सैलरीज पे करी जाएगी। ठीक है, 7 लेवल होते हैं फिलहाल। तो आप लोगों को एक मोटी मोटी जानकारी हो गई होगी कि किस तरह से रेलवे का एग्ज़ाम होता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं 2019 की। 23 फरवरी 2019 को रेलवे जो होता है वैकेंसीज निकालता है 1,03,769 सीटों के लिए। ठीक है, अब यहाँ की वैकेंसीज को पर एग्ज़ाम देने कितने स्टूडेंट आते हैं, कितने एप्लीकेंट्स फॉर्म होते हैं? 1,25,00,000 बच्चे एग्ज़ाम देने आते हैं 1 लाख सीटों के लिए, 1 लाख वैकेंसीज़ के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ 1 लाख और 1,25,00,000। फिलहाल रेलवे जो होता है यहाँ पर लोगों को प्रॉमिस करता है कि हम नोटिफाइड वैकेंसीज़ के 20 गुना नौकरी देने का वादा करेंगे। ठीक है, यहाँ बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है कि आपने, ठीक है। अब जब फिलहाल मार्च तक में ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है 500 रुपये लेकर, फिलहाल इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो ड्यू टू कोविड जो होता है 2019 के वक्त पे ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं। ये एग्ज़ाम कैंसिल हो जाते हैं और पोस्टपोन्ड हो जाते हैं और इनकी कोई डेट्स जो होती सिलेक्ट नहीं हो पा रही होती हैं। फिर स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा भयानक रूप ले लेता है उस वक्त भी कि CBT 1 के एग्ज़ाम, CBT के एग्ज़ाम जो है कराए जाएँ जल्द से जल्द, क्योंकि 2019 से 2020 तक स्टूडेंट जो होते हैं 1 साल वेट कर चुके होते हैं। तो आखिर में डेट डिसाइड होती है 28 दिसंबर 2020 से 31 जुलाई 2021 के बीच ये एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, जब ये एग्ज़ाम होते हैं तो सोच लीजिए 28 दिसंबर से 31 जुलाई तक ये एग्ज़ाम होते हैं और इनका जो रिज़ल्ट आता है अभी हाल ही में 15 जनवरी 2022 को इनका रिज़ल्ट आता है। ठीक है, 15 जनवरी 2022 को समझ लीजिए 2019 की परीक्षा का वैकेंसीज निकली थी। 2019 से 20 हुआ, फिर 21 हुआ, 22 हुआ, चौथे साल पे यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। अब जब रिजल्ट आता है तो अचानक से उसके साथ एक नोटिफिकेशन आता है और एक ट्विस्ट आता है रेलवे का कि अब रेलवे एक और एग्ज़ाम लेगा, CBT 2 जिसे कहा जाता है। CBT 2 एग्ज़ाम क्यों लेगा रेलवे? सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि
जैसे कि आप लोग देखते हैं कि आप लोग से मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोग के एग्ज़ाम हो गए हों और अचानक आपसे कहा जाए कि अभी हम एक और एग्ज़ाम 10 दिन बाद लेने वाले हैं, 20 दिन बाद लेने वाले हैं, तो आप क्या करेंगे? साल भर से आपने जिस एग्ज़ाम की तैयारी करी, उसके बाद आप 10 दिन में उस एग्ज़ाम की तैयारी कर लेंगे जिसकी तैयारी आपने साल भर से करी थी, 2 साल से 3 साल से करी थी? इट्स नॉट पॉसिबल। और दोस्तों फिर थोड़ा सा और आगे बात को समझाते हैं। 35,277 वैकेंसीज होती हैं, जिसका जो 6 अलग अलग कैटेगरीज में होती हैं और 7 फेजेस में इनके क्या होते हैं, एग्जाम होते हैं। तो दोस्तों प्रॉमिस के अनुसार 35 का 7 लाख स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड करा जाता है CBT 1 के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1,25,00,000 में से 7 लाख बच्चों को हमने कर लिया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, क्योंकि 35 का अगर हम 20 गुना करेंगे तो शायद 7 लाख ही आराम से आ जाएगा, लगभग। फिलहाल दोस्तों यहाँ स्कैम कहाँ पे होता है, आइए समझते हैं। 7 लाख में से 3,80,000 स्टूडेंट्स को ही ओरिजिनली शॉर्ट लिस्टेड करा गया। बाकी के 3,20,000 बच्चे कहाँ गए, इसका कोई जवाब नहीं है। कहा जाता है कि कई बार लोगों का रोल नंबर 4-4 बार निकल आया, कई बार लोगों की नौकरियां जो है 4-4 जगह पे लग गई। तो जो मान लीजिए अगर आप ग्रेजुएशन के छात्र हैं और 10वीं-12वीं का जो इंटरव्यू वाला जो होता है, आप लोगों वाली तो नौकरियां छोड़ देंगे और आप बड़ी नौकरी करेंगे जिसमें ज़्यादा वेजेस होती हैं, तो वो वाले पद खाली हो गए। जो छोटे पद थे और जो बड़े पद थे वो सारे भरने लग गए। 35,000 में से 20,000 जो होता है ग्रेजुएटेड छात्रों को नौकरियां दी जाती हैं। 35,270 में से 10,000 नौकरियां इंटर के छात्रों के लिए मुहैया कराई जाती हैं और 20,000 जो होती हैं, जो ग्रेजुएटेड छात्र होते हैं, उनके लिए कराई जाती है। तो हमारा सवाल ये है कि 3,20,000 बच्चे कहाँ गायब हो गए? आपने जो वादा किया ये तो सही था नहीं, ये तो स्कैम था। और अचानक आपने ये डेट सिलेक्ट कर दी कि हम 10 दिन बाद आपका एक और एग्ज़ाम लेने वाले हैं। तो बच्चा जो 2 साल से जिस चीज़ की तैयारी कर रहा था वो तो बेकार थी। और तो और दोस्तों यहाँ अन्याय ये होता है बच्चों के साथ कि जो ग्रेजुएटेड छात्र होते हैं और जो इंटरमीडिएट के छात्र होते हैं, उनकी कट ऑफ जो होती है डिफरेंट हो जाती है। मतलब कि जो इंटर कर चुके होते हैं उनकी कट ऑफ कहीं उठ रही है 82 से उठ रही है, तो जो ग्रेजुएटेड कर चुके हैं तो 86 से उठ रही है। तो 82, 86 मतलब कि ये रेशियो चेंज होने लगता है। और जो ग्रेजुएटेड में कम पढ़े लिखे भी होते हैं, जिनकी कम कट ऑफ आई होती है ग्रेजुएट इंटर वाले छात्रों से, उनको भी आगे बढ़ने का मौका दे दिया जाता है, जो कि नाइंसाफ़ी होती है इंटर के छात्रों के साथ। हाँ, तो दूसरा दोस्तों यहाँ पे और क्राइसिस ये आता है कि जैसे कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है। और जो CBT 2 का एग्ज़ाम इन्होंने कहा कि हम जो है ग्रेजुएशन का लेवल का लेंगे। पहले कहते हैं कि हम ये ग्रेजुएशन के लेवल का लेंगे, तो इंटर का बच्चा कैसे देगा? और अगर फिर कहते हैं इंटर का लेवल का लेंगे तो फिर ग्रेजुएशन का बच्चा तो उसे आसानी से पास कर लेगा। तो दोनों जगह से ग्रेजुएशन के बच्चे का फ़ायदा था, इंटर वाले बच्चे को साइड बाय साइड कर दिया गया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत था। अब जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होता है वो पूरी तरह से बदल जाता है और इनमें मार्क्स देने का तरीका जो होता है पूरी तरह से बदल जाता है, जिसके विरोध में जो हमारे छात्र होते हैं RRB NTPC के, वो विरोध करते हैं। अब इनमें कई सारे टीचर्स का भी नाम मशहूर होता है, जैसे कि खान सर को तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसे कि खान सर हो गए, SK झा सर हो गए, नवीन सर हो गए, गगन प्रताप सर हो गए और गोपाल वर्मा जैसे सरों का नाम यहाँ पर आने लग जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इन जो टीचर्स होते हैं इन पर FIR कर दी जाती है। तो कुल मिला के इस आंदोलन का कोई नेतृत्व करता नहीं होता है और जो आवाज़ उठा रहा होता है उसकी तरफ उसकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। अब आप लोग ने हमारे देश में कई तरह के पेपर लीक के मामले इस वक्त पे सुने होंगे। CBSE का पेपर लीक हो जाता है, UP टेट का पेपर लीक हो जाता है, एक वक्त पे आर्मी का पेपर लीक हो जाता है, नीट के एग्ज़ाम में जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं, और ऐसे कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं जो कि एग्ज़ाम्स को लेकर एक कंसर्न बन जाता है। लोगों के मन में एक डिमोरलाइज्ड वैल्यूज़ क्रिएट होने लग गई हैं आज के समय में कि एग्ज़ाम जो है फ्री और फेयर तरीके से नहीं हो रहा है और इसमें एक ट्रांसपेरेंसी नहीं हो पा रही है। फिलहाल सबसे ज़्यादा हम धन्यवाद करना चाहेंगे RRB को, जिसने इस कोविड के पीरियड के बावजूद भी इतने बड़े संख्या में आए छात्रों का एग्ज़ाम कराया और मतलब कि पेपर लीक का मामला नहीं हुआ। लेकिन अब जो पेपर लीक का मामला नहीं हुआ, तो ये CBT 2 वाला नया फंडा क्या था? और अचानक से जो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं इनको शॉर्ट लिस्टेड क्यों करा गया? बहुतों के 83 मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बच्चे जो हैं सुसाइड करने की नौबत आ रही है क्योंकि उन्हें सिलेक्ट नहीं किया गया। और
शॉर्ट लिस्ट से हटा दिया गया। दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर ऐसा ही अगर देश में होता रहा तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इंडिया का ऐसे ही चला जाएगा और इंडिया का जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बनने का जो सपना है वो शायद कहीं ना कहीं एक धराशायी रह जाएगा, क्योंकि 2020 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.11 था और पर महीने के हिसाब से जब कोविड का पीरियड चलता था तो 24% जो होता था मंथली का जो रेशियो चला जाता था। सोचिए मई जून के महीने में जब लॉकडाउन बहुत तगड़े लेवल पर लगाया गया था। तो और दोस्तों ये मैं नहीं कह रहा हूँ, स्टैटिस्टा की रिपोर्टें कह रही हैं। और दोस्तों अभी फिलहाल जिस दिन ये रिजल्ट आया 15 जनवरी को, उसके एक दिन पहले 14 जनवरी को इस जनवरी के महीने का सबसे ज़्यादा हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था। क्या हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था 7.24% था। तो आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों हमारा देश एम्प्लॉयमेंट रेट में क्यों स्विट्ज़रलैंड और स्वीडन, ऑस्ट्रिया जैसे देशों के बराबरी क्यों नहीं कर पाता है। वहाँ पर कहीं पर 80% एम्प्लॉयमेंट रेट है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि 55 मिलियन लोगों को हमें इस साल एम्प्लॉयड करना पड़ेगा जिससे कि हम इस महामारी से निकल सकें। और ये भी कहा जाता है कि अगर हमें ग्लोबल रैंकिंग में आना है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड में आना है, तो हमारे जो 60% आबादी होती है उसको एम्प्लॉयड होना पड़ेगा जिससे कि हम उस लिस्ट में आ सके जो वर्ल्ड लेवल पे बनती है। तो भारत को तो अभी कोई नामो निशान यहाँ पे दिख नहीं रहा है, नीचे ही है काफ़ी ज़्यादा। और 187.5 मिलियन पीपुल्स को कहा जाता है हमें एम्प्लॉयड करना पड़ेगा और एक स्टेबल नौकरी देनी पड़ेगी जिससे कि हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ सके और जो हमारा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना है वो पूरा हो सके। तो दोस्तों ये जो स्कैम जिस तरह से हुआ कि इंटर के छात्रों का एग्ज़ाम जिस तरह से कराया गया और ग्रेजुएशन के छात्रों के साथ जो हुआ, तो उससे आपको समझ में आ चुका होगा कि क्या सरकार जो वादे करती है कहीं ना कहीं उसको घुमा के पूरा नहीं कर पाती है। आपने 20 गुना नौकरी देने की बात करी, 7 लाख में से 3,20,000 बच्चे कहाँ गए और 3,80,000 ही क्यों हुए? ठीक, पहला सवाल। अब जो CBT 2 का एग्ज़ाम होगा, इन्होंने कहा कि हम 15 गुना इसको रिजल्ट देंगे। तो 15 गुना क्या होता है? आई थिंक करीब 5,20,000 हो जाता है 3,80,000 का। तो जब ये तो भाई 3,80,000 में से 5,20,000 बच्चे के पैदा कर लेंगे आप? मतलब कि जो बाकी के बच्चे हैं वो पैदा कर लेंगे आप? इस चीज़ का जवाब तो मुझे नहीं पता। प्लीज़ अगर आपको पता हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारे देश में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। आज इस ठंड में हम लोग जो शूटिंग कर रहे हैं, आप लोग सोच सकते हैं कि हमारी जो मीडिया है उस किसी भी आंदोलन होता है, कोई भी आवाज़ उठाई जाती है, उसको जल्द से जल्द एंटी नेशनल बनाने की कोशिश करी जाती है। या तो उनकी मांगों को उठाया नहीं जाता है, उनकी मांगों को समझाया नहीं जाता है। अगर आप फार्मर प्रोटेस्ट को देखेंगे, आप CAA को देखेंगे, कभी खालिस्तानी बना दिया जाता है, कभी उनको इस्लाम से लिंक जोड़ने लग जाते हैं। और जो इनका प्रोटेस्ट हुआ, इनमें कोई स्टूडेंट्स का नेतृत्व करता नहीं था, तो जिन्होंने आवाज़ें उठाई, खान सर जैसे समेत टीचर्स ने, उन पर भी FIR दर्ज कर दी जाती हैं। और खान सर जैसे लोगों को अपने देश में ये बताना पड़ता है कि हम हिंदू नहीं मुसलमान हैं, मुसलमान नहीं हिंदू हैं। लोगों का ये डाउट क्लियर करने में ही अपना आधा समय ज़ाया हो जाता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मीडिया किसी तरह से आपको चीज़ों को क्रिटिसाइज करके दिखाती है, आपके सोचने का तरीका और नज़रिया किस तरह से चेंज कर देती है, जिससे कि आप सिर्फ वही देख सकें जो मीडिया दिखाना चाहती है, आप सिर्फ वही सोच सकें जो मीडिया सोचवाना चाहती है। आपके नज़रिए आपको पूरी तरह से हैक कर रखा है मीडिया ने। ठीक है, देखिए, वी सपोर्ट मोदी जी बट वी डोंट सपोर्ट गोदी मीडिया। आप लोग को ये बात समझना पड़ेगा। तो दोस्तों असल में तो कहा जाए, लोग कहते हैं मीडिया जो होती है मोदी जी की भक्त है और मतलब कि बिकी हुई है। अगर मीडिया बिकी भी होती ना तो सरकार के कामों को अच्छे से समझाती, किसी वोट के आधार पर ये ना समझाती कि सरकार ने ये काम किया तो सरकार को ये वोट आएंगे। दोस्तों इस तरह से काम नहीं होता है। बेरोजगारी और जो ऐसे मुद्दे हैं, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को हाइड करके, धर्म को बीच में ला करके मीडिया हमें इस तरह से दिखा रही है, चीज़ों को क्रिटिसाइज करके इस तरह से दिखा रही है कि देश में और कोई मुद्दा तो बचा नहीं है। किस तरह से सोचिए, किस तरह से इन बच्चों के पेरेंट्स ने 500 रुपये फ़ीस देकर इसका रजिस्ट्रेशन कराया होगा। बहुत लोगों की जो हमारे यहाँ लो इनकम फैमिलीज़ होती हैं, 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार सिर्फ महीने की इनकम होती है। और जब बच्चा शहर पढ़ने जाता है तो किस तरह से पेट काट कर लोगों को पढ़ाया जाता है।
मम्मी को घर में बीमारी हो जाती है ना, तो वो नहीं इलाज कराती है, काहे बोलती है कि इसका अगला महीना फिर 3,000 हमको देना है, 5,000 देना है, 3,000 तो रूम में लगता है, खाएगा क्या लड़का। आप समझ सकते हैं। तो इस दर्द को बयां करने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। आमतौर पर मेरा मानना है कि इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स का सपोर्ट करता हूं। किसी तरह की वायलेंस ना होना, मैं जानता हूं कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए प्रोटेस्ट में। फिलहाल रेलवे ने दोस्तों इसके लिए कमेटी बना दी है rrb@gmail.railnet.com पर। तो इस पर जाकर स्टूडेंट जो है अपनी ग्रीवेंसेस को दे सकता है और मतलब कि अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है। और इस कमेटी का 3 हफ्ते में रिजल्ट आना है, मतलब कि आने वाले 15 फरवरी को इसका रिजल्ट आ जाएगा। फिलहाल अब 2 से 3 हफ्ते बचे ही हैं, तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट आता है और क्या CBT 2 के एग्ज़ाम को जो पोस्टपोन्ड किया गया है वो आगे होंगे या नहीं होंगे। जो 3,20,000 छात्र चले गए उनका क्या हुआ, और जो बाकी के 1 करोड़ छात्र थे वो कहाँ चले गए। इसी बीच एक फेमस इकोनॉमिस्ट होती हैं, उनका ट्वीट आता है कि अश्विनी देशपांडे का ये ट्वीट आता है कि 1,03,769 वैकेंसीज पर 1,25,00,000 जब बच्चा फॉर्म देता है, रिजल्ट देता है, तो करीब एक सीट पर 353 बच्चा बैठता है। एक सीट पर 354 बच्चा होता है। तो मतलब कि एक सीट पर जिसको आपने चुना 353 बच्चे कहाँ चले गए, समझ लीजिए एक सीट के लिए कितनी बड़ा फाइट हो रही है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। अब मेरा व्यूज़ ये है कि दोस्तों हमें सरकारी नौकरी और अपनी पोटेंशियल को हम लोग हमेशा सोचने के तरीक़ों को पर ही ध्यान देते हैं। हम लोग सरकारी नौकरी और ये लड़ाई प्राइवेट नौकरी के लिए है। सरकारी नौकरी के लिए लोग भागते हैं। असल में मैं बताऊं तो प्राइवेट नौकरी, मेरा व्यूज़ ये है, ये हमें सोचने की आज़ादी देती है, काम करने की आज़ादी देती है। हाँ, मानता हूँ इनमें सुरक्षा नहीं होती, लेकिन इसमें हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो सरकारी नौकरी में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ बातें हैं। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहेंगे और वेट करेंगे RRB के जो अगले नोटिफिकेशन का कि CBT 2 के एग्ज़ाम कैंसिल होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल धन्यवाद दोस्तों।